जो शायद निश्चित रूप से मार्वल के प्रशंसक को पसंद नहीं आएंगे। ये नहीं है कि मैं मार्वल के प्रशंसकों को बेवकूफ कह रहा हूं, लेकिन चलो सच की आंखों में आंखें डालते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक सिनेमा में कहानियों के मामले में सब कुछ इतना अच्छा नहीं है, खासकर बड़े बजट की फिल्मों में। अगर प्रोजेक्ट जोखिम भरा है तो चलो इसे छोड़ देते हैं। अगर कहानी साधारण और पूर्वानुमानित है और चलो उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट्स डाल देते हैं, ठीक है, तो हम इस फिल्म को प्रमोट करेंगे। और हाँ, अगर आप यहाँ किनोमेट्रिक्स के टॉप 250 में से कुछ फिल्में नहीं देखते हैं तो जान लें, मैंने जानबूझकर उन्हें टालने की कोशिश की। हाँ, प्रस्तुत की गई कुछ फिल्मों का निश्चित रूप से किनोमेट्रिक्स के टॉप 250 में स्थान है, लेकिन मैंने उन्हें इस मानदंड के आधार पर नहीं चुना। मैंने कुछ अच्छा, कुछ दिलचस्प और कहने के लिए ऐसा कुछ खोजने की कोशिश की जो सामान्य ना हो। लेकिन अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है और न तो इस टॉप में न ही पिछले टॉप में इसका उल्लेख किया है तो कृपया कमेंट्स में बताएं। मैं इन प्रस्तावों का इंतजार कर रहा हूं। हर शॉट पर ध्यान दें, बहुत ध्यान से। स्थान नंबर 10, 7, डेविड फिंचर। क्या यह कहना जरूरी है कि यह सिनेमा के इतिहास में सबसे अच्छे थ्रिलरों में से एक है? फिल्म जिसे इतनी बारीकी से, इतनी शानदार तरीके से बनाया गया है कि आप इसे सचमुच चालू कर देते हैं। जैसे कि मैंने इसे 4 बार देखा, आप बस उस चीज से अलग नहीं हो सकते जो हो रहा है। ये जानते हुए भी कि अंत में क्या होगा, आप फिर भी इससे अलग नहीं हो सकते क्योंकि फिल्म इतनी शानदार तरीके से बनाई गई है। लेकिन इस फिल्म की दिलचस्पी केवल इस बात में नहीं है कि इसे कैसे बनाया गया है, बल्कि इसके शानदार स्क्रिप्ट में भी है और साथ ही अभिनय भी। यह समझना जरूरी है कि यहाँ आपको मॉर्गन फ्रीमैन और युवा ब्रैड पिट का शानदार डुएट मिल रहा है। अगर आप अचानक इस ग्रह से नहीं हैं और किसी कारणवश आपने यह फिल्म नहीं देखी है, तो कहानी में हमारे पास 2 पात्र हैं। ये जासूस विलियम सोमरसेट है। वह हमारे पास एक आपराधिक जांच का अनुभवी है और वह रिटायरमेंट की ख्वाहिश रखता है और असल में उसे रिटायरमेंट तक बस 7 दिन बचे हैं। वह बस इस हफ्ते को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और रिटायर होना चाहता है। उस पर स्वाभाविक रूप से कई परेशानियां आ जाती हैं। पहली परेशानी एक युवा साथी के रूप में आती है और दूसरी परेशानी एक सीरियल किलर के रूप में आती है जिसके अजीब से मकसद है। फिल्म में आप जानते हैं पात्रों के बीच एक अदृश्य रसायन है। संक्षेप में, मैं कहानी में गहराई में नहीं जाना चाहता, बस जाइए और यह फिल्म देखिए। अगर भावनात्मक रूप से बात करें तो फिल्म एक्स मशीन बस शानदार है। यह सचमुच हर उस चीज के बारे में है जो मुझे पसंद है। यह कला है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में अद्भुत है। स्थान क्रमांक 9, कार से अगर भावनात्मक रूप से बात करें, फिल्म एक्स मशीन बस शानदार है। यह हर उस चीज के बारे में है जो मुझे पसंद है। बुद्धिमत्ता, सिंगुलैरिटी, अकेलापन और स्वतंत्रता के बारे में। कुल मिलाकर यह एक शानदार फिल्म है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। तो यह एक शानदार फिल्म है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि इसे एलेक्स गारलैंड ने बनाया है और मैं तो यह भी कहूंगा ये उसका पहला फिल्म है और अपना पहला फिल्म बनाते ही उसने तुरंत ऑस्कर जीत लिया। सच है कि यह विजुअल इफेक्ट्स के लिए है, लेकिन फिर भी ऑस्कर। तो एलेक्स गारलैंड में क्या खास है? आपको ऐसा लग सकता है कि आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन वह प्लाज जैसे फिल्मों का लेखक है। 28 दिन बाद, नरक, जज ड्रेड, और वह स्वाभाविक रूप से फिल्म एक्स मशीन का भी लेखक है और उसकी दूसरी निर्देशन की फिल्म एनिहिलेशन थी। कहानी के केंद्र में एक युवा व्यक्ति है जिसे एक अरबपति ने नौकरी पर रखा है। यह अरबपति ने अपनी संपत्ति उच्च तकनीकी विकास पर बनाई है। इस लड़के का काम एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परीक्षण करना है जो एक महिला रोबोट में डाला गया है। और अगर आपको अचानक यह जानने में दिलचस्पी है कि यह किस ओर ले जा सकता है, तो आपको यह फिल्म देखनी चाहिए। मैंने सोचा कि यह केवल काले और मैक्सिकन लोग ही बेचते हैं। अब माफी मांगो। किसके लिए माफी मांगना? सबसे पहले रूस के लिए की गई टिप्पणी के लिए। मैं तो आयरिश हूँ। नस्लवाद हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। स्थान नंबर 8, एक बार आयरलैंड में। अगर आप अचानक इस फिल्म का ट्रेलर देखते हैं तो आपको लग सकता है कि यह पूरी तरह से एक कॉमेडी फिल्म है, जो स्वाभाविक रूप से सही नहीं है। हमें एक छोटे से आयरिश शहर के पुलिस सार्जेंट के बारे में बताया जाता है जिस पर एक बड़ी मात्रा में ड्रग्स की जिम्मेदारी आती है, जिसे बहुत खतरनाक ड्रग माफिया ले जा रहे हैं। इस फिल्म का मुख्य विषय, मैं उस वाक्य को कहूंगा जो फिल्म में बोला गया है, आप या तो बहुत बेवकूफ हैं या बहुत समझदार, और यही सब कुछ है जो हमें मुख्य पात्र के बारे में जानने की जरूरत है। ये एक साधारण दिखने वाला पुलिस वाला है जो वास्तव में ऐसा नहीं है। और हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस फिल्म का निर्देशन जॉन माइकल मैकडोन ने किया है। ये दूसरे मैकडोना का भाई है जिसने एबिंग के किनारे 3 बिलबोर्ड बनाए। ये दोनों फिल्में अपनी उदासीन कॉमेडी में मूल रूप से समान हैं। और मेरे पास और कुछ नहीं है कहने के लिए, क्योंकि अगर मैं कहानी के बारे में बताने या कुछ दृश्यों को दोहराने लगूंगा तो इससे बस ये होगा कि आप स्पॉइलर ले लेंगे और शायद आप उस आनंद को नहीं पा सकेंगे जो आप इस फिल्म को देखने पर प्राप्त कर सकते थे। मैं तो यह भी सिफारिश करता हूँ, ट्रेलर मत देखो, बस ट्रेलर मत देखो, बस फिल्म चालू करो और आपको यह जरूर पसंद आएगा।
तो मैं लगभग 100% सुनिश्चित हूँ अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे मैंने इस फिल्म की सिफारिश की हो और उसने कहा हो नहीं, मुझे नहीं पता, सबको पसंद आया। स्थान क्रमांक 7, वह। यह स्पाइक जोन्स की एक भावनात्मक मेलोड्रामा है जिसमें डिस्टोपियन तत्व हैं। इस फिल्म की कहानी अपनी तीव्रता और प्रासंगिकता में बहुत अलग है। एक दुखी क्लर्क एक खूबसूरत शाम को ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करता है, जिसके साथ वह बाद में एक बेहद भावनात्मक रोमांस शुरू करता है, जहां सभी की हैरानी के लिए इस स्थिति में बेतुकापन हावी नहीं होता। अगर हम कलाकारों की कास्ट की बात करें तो जोआक्विन फीनिक्स हमारे समय के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि यह बहुत अधिक कम आंका गया है। इस फिल्म में जोआक्विन अभिनय के खेल को समझने में एक नए स्तर पर पहुंचते हैं। वह बस लगातार सचमुच हर सेकंड फ्रेम के केंद्र में होता है। वास्तव में पूरा फिल्म वह खुद पर खींचता है। उसके बाद इस फिल्म में एक और महत्वपूर्ण अभिनेता है स्कारलेट जोहानसन। इस फिल्म की दृश्य श्रृंखला इतनी अच्छी है कि मैं अभी भी कभी कभी बस इस फिल्म को बैकग्राउंड में चला देता हूँ, बस ताकि जब आप कुछ काम कर रहे हो तो ये स्क्रीन पर बस झलकता रहे। मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। तो मतलब संगीत, मैंने ये फिल्म 6 साल पहले देखी थी और कभी कभी मैं इस फिल्म का साउंड ट्रैक सुनता हूँ। इस फिल्म में संगीत इतना अच्छा है। यह निश्चित रूप से वह फिल्म है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इसी वजह से मैंने इसे इस टॉप में शामिल किया। तू बुरी तरह फंस गया जॉन, तूने मुझे फंसा दिया। मैं देख रहा हूँ तुम उस बकवास के बारे में बड़बड़ा रहे हो जिस पर तुम पूरी रात चिपके रहे। चुप रहो। स्थान नंबर 6, विशेष राय। हाँ, फिल्म अब नई नहीं है, लेकिन इससे ये खराब नहीं हुई है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक शानदार फिल्म अच्छी तरह से बूढ़ी हो गई है। आप इसे अब आराम से देख सकते हैं। जो समस्याएं वह उठाता है उन्हें आज भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि वे और भी अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। जो भविष्य वहां दिखाया गया है, हम उड़ने वाली कारों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उदाहरण के लिए विज्ञापन उद्योग की बात करें तो इसे इस तरह दिखाया गया है कि यह बहुत ज्यादा आधुनिक फेसबुक और इंस्टाग्राम की याद दिलाता है। इस फिल्म में वास्तव में सोचने के लिए बहुत कुछ है। कहानी के अनुसार साल 2054 है। लगभग 6 साल से एक विशेष विभाग है जो यह सुनिश्चित करता है कि हत्या न हो। तो अगर सही कहा जाए तो वे अभी भी अधूरे हत्याओं को रोकते हैं। 6 सालों से यह प्रणाली बेदाग तरीके से काम कर रही है। किसी को कोई शिकायत नहीं है, अपराध खत्म हो गया है और यहाँ मुख्य पात्र को अपने बारे में एक फाइल मिलती है जिसमें लिखा है कि कुछ ही दिनों में वह खुद एक अपराध करेगा। वह स्वाभाविक रूप से कोई अपराध करने का इरादा नहीं रखता और इसलिए वह उस चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है जो होने वाली है, अपराध, क्योंकि अगले साल मैं विश्वविद्यालय जाने वाला हूं। स्थान नंबर 5, परजीवी। ये इस सूची में एक बहुत ही ताजा फिल्म है क्योंकि यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और इसका निर्माण दक्षिण कोरिया में हुआ था। इस फिल्म में हमें एक सामान्य कोरियाई परिवार दिखाया गया है जो सामाजिक स्तर पर सबसे नीचे रहता है। यह न सोचें, वे नशेड़ी नहीं हैं, न ही शराबी हैं। वे बस बहुत गरीब हैं। वे इतने गरीब हैं कि उन्हें पड़ोसी परिवारों का वाईफाई चुराना पड़ता है और जब वे पासवर्ड बदलते हैं या बस राउटर पर पासवर्ड लगाते हैं तो वे सबसे नजदीकी कैफेटेरिया ढूंढते हैं जहां वे वाईफाई से कनेक्ट होते हैं ताकि इंटरनेट का उपयोग कर सकें। एक बार परिवार के बेटे का एक दोस्त जो विदेश में इंटर्नशिप पर जा रहा है उसे अपनी जगह लेने और एक बहुत अमीर परिवार की हाई स्कूल की लड़की का ट्यूटर बनने का प्रस्ताव देता है। उच्च शिक्षा का डिप्लोमा फर्जी बनाकर लड़का एक शानदार डिजाइनर हवेली में जाता है और घर की मालकिन पर अच्छा प्रभाव डालता है। उसके दिमाग में तुरंत अपनी बहन के लिए नौकरी पाने का एक अनोखा प्लान आता है। दुर्भाग्यवश इस फिल्म का ट्रेलर इस फिल्म के माहौल को बिल्कुल भी नहीं दर्शाता। तो ट्रेलर ना बेकार है, बस फिल्म देखो। रुको, ये जेरी है, नहीं पता क्या करना है, पत्नी से बात करनी है, यहाँ क्या बुरा हो गया है। स्थान नंबर 4, फार्गो। मुझे लगभग यकीन है कि आपने यह फिल्म पहले ही देखी होगी, लेकिन कुछ लोगों को मेरे चैनल पर इसके बारे में अभी भी जानकारी नहीं है। शायद आप फार्गो सीरियल से परिचित हैं लेकिन फिल्म नहीं देखी है। 1985 का कोहेन भाइयों का फिल्म एक शर्मीले सेल्स मैनेजर की कहानी बताता है जो अपने ससुर के लिए काम करता है। वह अपनी पत्नी का अपहरण 2 अपराधियों की मदद से करता है और उसके लिए फिरौती मांगता है, यह उम्मीद करते हुए कि ससुर ये पैसे देगा और वह अपराधियों के साथ पैसे बांट सकेगा।
लेकिन जैसे ही वे इस काम में लगते हैं सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता। मुझे बहुत पसंद है कि कोहेन भाई असली जिंदगी को कितनी शानदार तरीके से दिखाते हैं। उनकी फिल्मों में हमेशा पात्रों पर कोई ना कोई खासियत होती है जिसके बाद आप जो कुछ भी हो रहा है उस पर विश्वास करने लगते हैं, और इस फिल्म में वास्तव में यही खासियत है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके पास 2 ऑस्कर हैं। उस समय ऑस्कर का अभी भी कुछ मतलब था। क्या तुम्हारे अपने विचार हैं या ये तुम्हारा बर्ताव करने का तरीका है? बार में आ रहे हो? क्या तुम दूसरों के विचारों को अपने विचारों के रूप में पेश कर रहे हो ताकि लड़कियों पर प्रभाव डाल सको और मेरे दोस्त को नीचा दिखा सको? तीसरा स्थान गुड विल हंटिंग। मैं सीधे कह दूं, यह रॉबिन विलियम्स की सबसे बेहतरीन भूमिका है। विल हंटिंग एक 20 वर्षीय प्रतिभाशाली युवक है जो बोस्टन से है और वह बार बार मुश्किलों में पड़ जाता है। और जब पुलिस उसे एक और झगड़े के लिए गिरफ्तार करती है तो गणित का प्रोफेसर उसे अपने संरक्षण में ले लेता है, लेकिन एक शर्त पर। विल को मनोचिकित्सा का कोर्स करना होगा। पुनर्वास सत्र जो अविश्वास से शुरू होते हैं विल और उसके मेंटर के बीच दोस्ती में बदल जाते हैं। यह फिल्म बातचीत के शैली का प्रतिनिधि है और इसलिए पूरी कहानी पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे कि इस टॉप में कई फिल्मों के बारे में मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर कहीं थोड़ा ज्यादा कह दिया तो सब कुछ खत्म हो जाता है। असर शायद खत्म हो सकता है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि एक अच्छी फिल्म स्पॉयलर्स के साथ भी दिलचस्प लगती है, और इस फिल्म के बारे में भी यही कहा जा सकता है। वहां स्पॉयलर्स तो हैं ही नहीं, वहां स्पॉयलर करने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं विवरण में नहीं जाना चाहता, इस फिल्म को देखने का आनंद लें। दूसरा स्थान मानवता का बच्चा। 2027 में दुनिया अराजकता में चली गई, जिसका कारण था जनसंख्या का व्यापक बंजरपन। मनुष्य जाति के सामने पूरी तरह से विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ये फिल्म उम्मीद के बारे में है, हमारे संभावित भविष्य के बारे में और यहाँ तक कि हमारे संभावित वर्तमान के बारे में। बस बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पृथ्वी पर सभी बंजर हो गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिल्म उस पल से शुरू होती है जब हमें समाचारों में दिखाया जाता है कि सबसे युवा व्यक्ति को मार दिया गया है। उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी। ये ज़ोंबी अपोकैलिप्सिस से भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है। ये बस बहुत धीमा है, धीमा, दबाव डालने वाला। यानी अगर आपकी जिंदगी, अगर आपने कभी पीछे मुड़कर देखा और समझा कि आपकी जिंदगी बेकार है, तो इस फिल्म में सभी समझते हैं कि उनकी जिंदगी बेकार है। बस मानवता विलुप्त हो रही है, और यहाँ मानवता के पुनर्जन्म की एक छोटी सी उम्मीद दिखाई देती है कि अभी भी कुछ प्रजनन करने वाली महिलाएं हैं, और ऐसी एक को मुख्य पात्र को विदेश ले जाना है ताकि उसकी जान बचाई जा सके, ताकि उसे विद्रोहियों और वर्तमान सरकार के बीच की लड़ाई में राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। फिल्म अगर सच सच कहें तो शानदार है, आपको इसे जरूर देखना चाहिए। पहला स्थान, कहानी इतनी अजीब है कि उस पर विश्वास करना मुश्किल है। मतलब, लेकिन सच में पहला स्थान। धोखेबाज कुछ हद तक अजीब है, लेकिन यह फिल्म तो कला फिल्म भी नहीं है। यह आधा कला फिल्म है, आधा डॉक्यूमेंट्री। 1999 में 3 साल पहले गायब हुआ निकोलस बार्कले, एक साधारण टेक्सास परिवार का लड़का, अद्भुत तरीके से स्पेन में पाया गया। परिवार खुश है और उन्हें यह भी नहीं चौंका था कि लड़के ने अपने बालों और आंखों का रंग बदल लिया है, एक लहजे में बोलता है और किसी को नहीं पहचानता। असल में यह फ्रेडरिक बर्डेन है, एक धोखेबाज जो वर्चुओसो और धोखे का मास्टर है, जिसने अपनी पहचान कम से कम 29 बार बदली है। धोखेबाज बर्डेन को पकड़ने की कोशिश एक FBI एजेंट और एक निजी जासूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं ज्यादा अंधेरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर झूठ के पीछे 2 सच होते हैं। ये वास्तव में बहुत अजीब है, क्योंकि यह फिल्म कला फिल्म नहीं है। ऐसे क्षणों में आप समझने लगते हैं कि असली जिंदगी किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी होती है, और हर बार जब तुम कोई ऐसा दृश्य देखते हो जिसके बारे में तुम सोचते हो, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं हो सकता, यह तो बस एक कल्पना है। आमतौर पर जिंदगी में और भी बुरा होता है, और भी मुश्किल और भी अविश्वसनीय। और मैं खुद भी कभी कभी अपनी जिंदगी में ऐसी स्थितियों का सामना करता हूँ जहां सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन फिर सब कुछ पलट जाता है और पूरी तरह से अलग तरीके से होता है। ये फिल्म भी देखने के लिए जरूरी है, हालांकि मैं